तो दोस्तों फाइनली जो बीफ का सेक्शन 2 है सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स की है उसका सेक्शन 2 हमें देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली ये रिलीज़ हो चुकी है और सेक्शन 2 अभी हमें देखने को मिला है। तो आज हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। बीफ एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा एंथोलॉजी टेलीविजन श्रृंखला है जिसे ली सुंग जिन ने नेटफ्लिक्स के लिए सीजन 1 में स्टीवन येउन और अली वोंग ने डैनी चो और एमी लाओ की भूमिका निभाई है, जो दो अजनबी हैं जिनकी सड़क पर हुई झड़प एक लंबे झगड़े में बदल जाती है। सहायक भूमिकाओं में जोसेफ ली, यंग माजिनो, डेविड चो और पैटी यासुताके नजर आते हैं। 10 एपिसोड की ये सीरीज 6 अप्रैल 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और समीक्षकों ने इसकी खूब सराहना की। समीक्षकों ने येउन और वोंग के अभिनय के साथ साथ लेखन और निर्देशन की भी प्रशंसा की। 75वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में इसे 8 पुरस्कार मिले, जिनमें उत्कृष्ट लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज और येउन और वोंग के लिए अभिनय पुरस्कार शामिल हैं। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में इसने अपनी तीनों नामांकित श्रेणियों में जीत हासिल की, जिनमें सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या टेलीविजन फिल्म शामिल है। दूसरे सीजन का प्रीमियर 16 अप्रैल 2026 को हुआ और इसमें ऑस्कर इसाक, कैरी मुलिगन, कैली स्पैनी, चार्ल्स मेल्टन और यून यूह जंग ने अभिनय किया। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। कलाकार और पात्र सीजन 1 पहले सीजन में स्टीवन येउन और अली वोंग मुख्य भूमिका में हैं। मुख्य स्टीवन येउन डैनी चो के रूप में कोरियाई मूल का एक संघर्षरत ठेकेदार जो सड़क पर गुस्से की घटना में शामिल है। अली वोंग एमी लाओ के रूप में चीनी और वियतनामी विरासत की एक छोटी व्यवसायी और सड़क पर हुई झड़प की घटना में दूसरी पार्टी। मिया चेच युवा एमी का किरदार निभाती हैं। जोसेफ ली ने जॉर्ज नाकाई का किरदार निभाया है, जो जापानी मूल के एक मूर्तिकार और एमी के गृहिणी पति हैं। युवा माजिनो ने पॉल चो की भूमिका निभाई है, जो डैनी का उदास छोटा भाई है। डेविड चो ने इसहाक चो का किरदार निभाया है, जो डैनी और पॉल का अपराधी चचेरा भाई है और हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। जॉर्ज की मां फूमी नाकाई के रूप में पट्टी यासुता के पुनरावर्ती मारिया बेलो ने जॉर्डन का किरदार निभाया है, जो एक होम इम्प्रूवमेंट चेन स्टोर की धनी मालकिन है। एशली पार्क नाओमी के किरदार में है, जो जॉर्डन की भाभी और एमी की पड़ोसी हैं। मिया सेराफिनो मिया के रूप में एमी की सहायक। रेमी होल्ट ने एमी और जॉर्ज की छोटी बेटी जून का किरदार निभाया है। जस्टिन एच मिन ने एडविन की भूमिका निभाई है, जो एक कोरियाई चर्च में प्रार्थना का नेतृत्व करने वाला और डैनी की पूर्व प्रेमिका का पति है। एलिसा गिही किम वेरोनिका के किरदार में है, जो डैनी की पूर्व प्रेमिका और एडविन की पत्नी है। एंडी जू ने एस्थर का किरदार निभाया है, जो एडविन और वेरोनिका की दोस्त है। एंड्रयू सेंटिनो ने माइकल की भूमिका निभाई है, जो इसाक का सहयोगी है। रेक ली ने बॉबी का किरदार निभाया है, जो इसाक का एक और सहयोगी है। अतिथि केल्विन हानिई ने ब्रूस लाओ की भूमिका निभाई, जो एमी के पिता हैं, एक चीनी अमेरिकी व्यक्ति जिनका पालन पोषण मिडवेस्ट में हुआ था। हांग दाओ ने एमी की मां हन ट्रिन लाओ की भूमिका निभाई, जो एक वियतनामी आप्रवासी थीं। आयोनी स्काई रहस्यमयी महिला के रूप में सीजन 2 दूसरे सीजन में ऑस्कर आइजैक, कैरी मुलिगन, कैली स्पैनी और चार्ल्स मेल्टन मुख्य भूमिका में हैं। मुख्य ऑस्कर आइजैक ने जोश की भूमिका निभाई है, जो कैलिफोर्निया के मॉन्टे विस्टा पॉइंट कंट्री क्लब के महाप्रबंधक लिंडसे के पति और ऑस्टिन के बॉस हैं। कैरी मुलिगन लिंडसे के रूप में, जोश की पत्नी कैली स्पैनी एशले के रूप में, ऑस्टिन की मंगेतर चार्ल्स मेल्टन ऑस्टिन के रूप में, एक महत्वाकांक्षी पर्सनल ट्रेनर और एशले का मंगेतर यून यूहजंग चेयरवुमन पार्क के रूप में, मॉन्टे विस्टा पॉइंट कंट्री क्लब के अरबपति नए मालिक सेयोन जांग यूनीस के रूप में। चेयरवुमन पार्क की सहायक और दुभाषिया विलियम फिचनर ने ट्रॉय की भूमिका निभाई, जो बेबी बूमर पीढ़ी का एक व्यक्ति और मॉन्टे विस्टा पॉइंट कंट्री क्लब का एक धनी सदस्य है। मैथ्यू किम बीएम वूश के रूप में मॉन्टे विस्टा पॉइंट कंट्री क्लब में एक जेन जेड पेशेवर टेनिस खिलाड़ी और कोच। मिकाएला हूवर एवा के रूप में ट्रॉय की बहुत छोटी पत्नी और एक मिलेनियल सॉन्ग कांग हो ने डॉक्टर किम की भूमिका निभाई, जो चेयरवुमन पार्क के निजी डॉक्टर
और उनके दूसरे पति हैं पुनरावर्ती जेनेट के रूप में मिकोल ब्रियाना वाइट, स्टीव के रूप में ग्रेग बेंसन, जेसन हर मुख्य वकील के रूप में, फर्नांडा एंड्रेड सारा के रूप में अतिथि, बेनी ब्लैंको स्वयं के रूप में, बैरन डेविस स्वयं के रूप में, माइकल फेल्प्स स्वयं के रूप में, एडवार्डो फ्रैंको एडवार्डो के रूप में, सुनीली स्वयं के रूप में, फिनीस ओकोनेल स्वयं के रूप में। इसके अलावा बैंड हॉट चिप खुद के रूप में सह कलाकार हैं। ली सुंग जिन, कोरियाई ई सोंग जिन, जन्म 2 अक्टूबर 1981, जिन्हें सन्नी ली के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्देशक हैं। वे नेटफ्लिक्स श्रृंखला बीफ के निर्माण के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें सीमित श्रृंखला के निर्देशन और लेखन के लिए 2023 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार प्राप्त हुए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ली सुंग जिन का जन्म 1981 में दक्षिण कोरिया में हुआ था। उनके बचपन में उनका परिवार अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। वे 9 महीने की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और तीसरी से 5वीं कक्षा तक दक्षिण कोरिया लौट आए। छठी कक्षा में वे सियोल से मिनेसोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वे इलिनोइस, लुइसियाना, आयोवा और टेक्सास में भी रहे। उन्हें याद है कि ऐसा नाम होना एक भयानक समय था जिसका उच्चारण कोई नहीं कर सकता था, और इसलिए उन्होंने सॉनी नाम से पुकारे जाने का विकल्प चुना। ली ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहां उन्होंने एक अ कैपेला समूह में गाया। उन्होंने 2003 में अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक किया। आजीविका कॉलेज से स्नातक होने के बाद ली लॉस एंजलिस चले गए और स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ कई अंशकालिक नौकरियां की। उन्होंने रिकॉर्ड लेबल बारसुक रिकॉर्ड्स में इंटर्नशिप की। उन्होंने अंडन, टुका एंड बर्टी, डेव और सिलिकॉन वैली श्रृंखला के लिए लिखा। 2008 में उन्होंने इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया के लिए एक स्टाफ लेखक और कार्यकारी कहानी संपादक के रूप में काम किया। लॉस एंजलिस में एक अधेड़ उम्र के श्वेत व्यक्ति के साथ हुई सड़क पर हुई झड़प से प्रेरित होकर उन्होंने बीफ का निर्माण किया। उन्होंने इस घटना के बारे में कहा, मुझे लगा कि इसमें कुछ दिलचस्प है। हम सभी अपने व्यक्तिपरक विश्व दृष्टिकोण में कैसे फंसे हुए हैं और हम दूसरे व्यक्ति पर बहुत कुछ थोपते रहते हैं और वास्तव में चीजों को उनके वास्तविक रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने श्रृंखला में निर्देशक, कार्यकारी निर्माता और शो रनर के रूप में भी काम किया, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कारण उन्हें सीजन के अंतिम एपिसोड के दृश्यों को दूर से आईपैड पर अपना चेहरा रखकर निर्देशित करना पड़ा। अगस्त 2023 में उन्होंने फिल्म निर्माण पर एक सम्मेलन में बोलने के लिए दक्षिण कोरिया का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वे अपने बचपन के बाद से लगभग 25 वर्षों से दक्षिण कोरिया नहीं गए थे। नवंबर 2023 में वैरायटी ने रिपोर्ट किया कि ली ने नेटफ्लिक्स के लिए कंटेंट बनाने के लिए एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2023 में ली के बारे में खबर आई कि वो 2025 में आने वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थंडरबोल्ट्स में लेखक के रूप में शामिल हुए हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं इसे फिर से लिख रहा हूं। बाद में द हॉलीवुड रिपोर्टर को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वो एरिक पियर्सन की एक मौजूदा स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और मैंने उस पर अपनी सहमति दे दी थी, इससे पहले कि वो परियोजना से हट गए और इसे जोआना कैलो को सौंप दिया, जिन्होंने उनके साथ बीफ पर काम किया था। फिल्म में पटकथा का श्रेय पियर्सन और कैलो को दिया गया है, जबकि कहानी पियर्सन की है। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट के अनुसार ली को अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री के लिए श्रेय दिया गया। ली ने बीटीएस नेता आरएम के कम बैक टू मी के लिए वीडियो लिखा, निर्देशित किया और निर्मित किया, जो उनके दूसरे एकल एल्बम राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन का एक प्री रिलीज ट्रैक है, जो 2024 में रिलीज हुआ था। अप्रैल 2026 में जेक श्रेयर ने पुष्टि की कि ली सुंग जिन आगामी एक्समैन फिल्म की पटकथा जोआना कैलो के साथ मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित की जा रही है। इससे पहले दोनों ने थंडरबोल्ट्स पर काम किया था, जिसमें माइकल लेस्ली की मूल पटकथा को संशोधित किया गया था। अप्रैल 2026 में उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ अपना अनुबंध नवीनीकृत किया। सांग येओप येउन, जन्म 21 दिसंबर 1983, जिन्हें पेशेवर रूप से स्टीवन येउन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला द वॉकिंग डेड 2010-2016 में ग्लेन री की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्हें बर्निंग 2018
और मिनारी 2020 फिल्मों के लिए समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। बाद वाली फिल्म के लिए वे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले पहले पूर्वी एशियाई अमेरिकी बने। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2021 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया। नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी श्रृंखला बीफ 2023 के लिए, जिसका उन्होंने निर्माण और अभिनय किया, ये उनको उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला और उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार प्राप्त हुए। येउन ओग्जा 2017, सॉरी टू बॉदर यू 2018, द ह्यूमंस 2021 और नोप 2022 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने वोल्टरॉन, लेजेंडरी डिफेंडर 2016-2018, टेल्स ऑफ आर्केडिया 2016-2020-21, स्ट्रेच आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द फ्लेक्स फाइटर्स 2017-2018, फाइनल स्पेस 2018-2020-21, टूका एंड बर्टी 2019-2022 और इनविंसिबल 2021 वर्तमान जैसी एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखलाओं में मुख्य पात्रों को अपनी आवाज दी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। येउन का जन्म 21 दिसंबर 1983 को सियोल में जे और जून येउन के घर हुआ था। उनके पिता दक्षिण कोरिया में एक वास्तुकार थे। 1988 में अपने परिवार के साथ कनाडा जाने से पहले, जहां वे रेजिना, सस्केचेवान में रहते थे। रेजिना में उन्होंने रूथ एम बक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम ब्रायन है। बाद में परिवार अमेरिका चला गया और टेलर, मिशिगन में बस गया और फिर ट्रॉय, मिशिगन में, जो डेट्रॉइट का एक उपनगर है, जहां येउन 2001 में ट्रॉय हाई स्कूल से स्नातक होने तक रहे। बड़े होने पर येउन का परिवार घर पर कोरियाई भाषा बोलता था। येउन का पालन पोषण एक ईसाई परिवार में हुआ था। उनके माता पिता, जिनके डेट्रॉइट में सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें थीं, ने एक डॉक्टर से मिलने के बाद उन्हें स्टीवन कहना शुरू कर दिया। उन्होंने 2005 में कलामाजू कॉलेज से न्यूरोसाइंस में विशेषज्ञता के साथ मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कलामाजू में उनकी दोस्ती हास्य कलाकार जॉर्डन क्लेपर की बहन से हुई और वो उन्हें क्लेपर का इम्प्रोव शो दिखाने ले गईं, जिससे उन्हें अपनी पहली अभिनय कक्षा लेने की प्रेरणा मिली और बाद में वे क्लेपर के साथ शिकागो चले गए, जहां वे द सेकेंड सिटी में शामिल हो गए। आजीविका 2005-2009। प्रारंभिक करियर। येउन ने अपने माता पिता को बताया कि वो लॉ स्कूल या मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने के बजाय शिकागो में इम्प्रोवाइजेशन में करियर बनाने की योजना बना रहा है। उसके माता पिता इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका समर्थन किया और उसे अभिनय करने के लिए 2 साल का समय दिया। वो 2005 में शिकागो चले गए और अपने भाई के साथ शहर के लिंकन स्क्वायर में रहने लगे। स्नातक होने के तुरंत बाद वो शिकागो स्थित एशियाई अमेरिकी स्केच कॉमेडी मंडली स्टर फ्राइडे नाइट में शामिल हो गए। इस समूह के अन्य पूर्व छात्रों में डैनी पुडी शामिल हैं, जो कम्युनिटी में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वो अक्टूबर 2009 में लॉस एंजलिस जाने से पहले शिकागो में द सेकेंड सिटी में शामिल हुए। 2010-2016 द वॉकिंग डेड के साथ सफलता का दौर। येउन मुस्कुरा रही है। येउन 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में येउन को पहचान एएमसी के हॉरर ड्रामा द वॉकिंग डेड में ग्लेन री के मुख्य किरदार से मिली, जो इसी नाम की कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है। 2010 में शुरू हुई इस सीरीज में ऐसे किरदारों का एक समूह है जो मांस खाने वाले ज़ॉम्बी से भरी एक हिंसक, सर्वनाशकारी दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। द वॉकिंग डेड केबल टेलीविजन के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली सीरीज बन गई और इसके तीसरे से छठे सीजन तक 18 से 49 साल के दर्शकों की संख्या किसी भी केबल या ब्रॉडकास्ट टेलीविजन सीरीज से सबसे ज्यादा रही। पेशेवर टेलीविजन समीक्षकों से इस सीरीज को ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। वैरायटी के अनुसार येउन शो की सफलता का एक अहम हिस्सा थे। उनका किरदार शो के मुख्य समूह के एक साहसी युवा सदस्य से एक असली एक्शन हीरो और सेक्स सिंबल के रूप में विकसित हुआ। येउन ने सीजन 7 के प्रीमियर के बाद 2016 में शो छोड़ दिया। 2017 वर्तमान। फिल्मों की ओर रुख और प्रशंसा। येउन को जो लिंच की एक्शन हॉरर फिल्म मेहेम 2017 में कास्ट किया गया था। ये फिल्म 10 नवंबर 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
अप्रैल 2016 में येउन को बॉन्ग जून हो की एक्शन एडवेंचर फिल्म ओग्जा में कास्ट किया गया था। इस फिल्म ने 2017 कान फिल्म महोत्सव के मुख्य प्रतियोगिता अनुभाग में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। ये 28 जून 2017 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। येउन ने 2017 की द स्टार में बो की आवाज भी दी थी। येउन ने बूट्स रिले की डार्क कॉमेडी फिल्म सॉरी टू बॉदर यू में लेकेथ स्टैनफील्ड, आर्मी हैमर और टेसा थॉम्पसन के साथ सह अभिनय किया, जो 6 जुलाई 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का प्रीमियर जनवरी 2018 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसके अलावा इसने 2019 नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू का टॉप 10 इंडिपेंडेंट फिल्म्स अवार्ड जीता। साथ ही 2019 इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट फर्स्ट फीचर का अवार्ड भी जीता। 2018 के अंत में येउन ने ली चांग डोंग द्वारा निर्देशित दक्षिण कोरियाई रहस्यमय ड्रामा फिल्म बर्निंग में बेन की भूमिका निभाई। फिल्म का पहली बार प्रदर्शन 2018 कान फिल्म महोत्सव में हुआ था। फिल्म में उनके अभिनय की सराहना की गई। येउन ने 2018 लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स, टोरंटो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स, फ्लोरिडा फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 2018 के अंत में येउन को जॉर्डन पील के द ट्वाइलाइट जोन के पुनरुद्धार के एक एपिसोड में मुख्य भूमिका मिली। वो वर्तमान में रॉबर्ट किर्कमैन की कॉमिक बुक श्रृंखला पर आधारित एनिमेटेड सुपर हीरो श्रृंखला इनविंसिबल में मुख्य नायक मार्क ग्रेसन को आवाज दे रहे हैं, जो मार्च 2021 में अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई थी। 2020 में येउन ने ली इसहाक चुंग के A24 आप्रवासी ड्रामा मिनारी में अभिनय किया और इसके कार्यकारी निर्माता भी रहे। इस फिल्म में यून यूह जंग, हान येरी, एलन किम, नोएल केट चो, विल पैटन और स्कॉट हेज जैसे कलाकार भी शामिल हैं। ये फिल्म एक कोरियाई आप्रवासी परिवार के अरकनसास में किसान बनने की कहानी है। येउन ने अपने अभिनय में अपने आप्रवासी अनुभव को शामिल किया। फिल्म का विश्व प्रीमियर जनवरी 2020 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसने 2 शीर्ष पुरस्कार जीते। येउन को मिनारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। वो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के प्रदर्शन के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई अमेरिकी अभिनेता भी बने। येउन एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखलाओं और फिल्मों दोनों में वॉइस एक्टिंग करते हैं। इनमें से कुछ भूमिकाओं में द लेजेंड ऑफ कोर्रा 2013 के दूसरे सीजन में अवतार वान, ट्रोल हंटर्स 2016-2018 और 3 बिलो 2018-2019 में स्टीव पालचुक, वोल्टरॉन लेजेंडरी डिफेंडर 2016-2018 में कीथ, स्ट्रेच आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द फ्लेक्स फाइटर्स 2017-2018 में नेथन पार्क, विंगस्पैन, फाइनल स्पेस 2018-2021 में लिटिल कैटो और टूका एंड बर्टी 2019-2022 में स्पेकल शामिल हैं। बाद में ये पता चला कि येउन की स्टीव पालचुक की भूमिका टेल्स ऑफ आर्केडिया त्रयी की तीसरी श्रृंखला विजर्ड्स में भी जारी रहेगी। 3 बिलो का पहला सीजन 21 दिसंबर 2018 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और दूसरा और अंतिम सीजन 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। 2021 में उन्हें टाइम 100 में शामिल किया गया, जो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम की वार्षिक सूची है। 2032 में उन्होंने स्टीफन करम के पुरस्कार विजेता एकांकी नाटक रूपांतरण द ह्यूमंस में जेन हॉडिशेल, रिचर्ड जेनकिंस और एमी शूमर के साथ सह अभिनय किया। 2022 में उन्होंने जॉर्डन पील की विज्ञान कथा हॉरर फिल्म नोप में डैनियल कलुया और के पामर के साथ रिकी जूप पार्क की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक थीम पार्क जुपिटर क्लेम के मालिक हैं। 2023 में येउन ने नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी सीरीज बीफ में अली वोंग के साथ अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले एशियाई मूल के दूसरे व्यक्ति हैं। निजी जीवन: येउन ने 3 दिसंबर 2016 को
फोटोग्राफर जोआना पार्क से शादी की। वे लॉस एंजलिस में रहते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वो डेट्रॉइट पिस्टन और डेट्रॉइट रेड विंग्स के लंबे समय से प्रशंसक हैं और उन्होंने 2020 के अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए एंड्रयू यांग का समर्थन किया। फिल्मोग्राफी कलाकारों में येउन भी शामिल हैं, जो मुस्कुरा रही हैं और हाथ हिला रही हैं। 2018 कान फिल्म महोत्सव में येउन पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका, नोट संदर्भ 2009, कारी फाइल्स चिप लघु फिल्म, मेरा नाम जेरी है चैज 2010, कार्पे मिलेनियम केविन, लघु फिल्म बम्पर सेल ग्राहक 2014, मैं उत्पत्ति केनी 2015, एक फ्रेंच फिल्म की तरह स्टीव 2017, ओग्जा के तबाही, डेरेक चो ताराबो आवाज 2018, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं निचोड़, जलना बेन 2019, नकारात्मक सोच वाला IAN लघु फिल्म 2020, मिनारी, जैकब ही साथ ही कार्यकारी निर्माता भी 2021, स्पेस जैम एक नई विरासत, वार्नर ब्रदर्स के कार्यकारी कैमियो उपस्थिति, ट्रोल हंटर्स टाइटन्स का उदय, स्टीव पाल्चुक आवाज, मनुष्य रिचर्ड 2022 नहीं, रिकी जुप पार्क 2024, मुझे प्यार करो मैं लियाम, एलेक्जेंड्रा डॉन वोंग, जन्म 19 अप्रैल 1982, एक अमेरिकी अभिनेत्री और हास्य कलाकार हैं। उनके पुरस्कारों में 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 अभिनेता पुरस्कार और 1 ग्रैमी पुरस्कार नामांकन शामिल हैं। उन्हें 2020 और 2023 में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। वह नेटफ्लिक्स पर अपने स्टैंड अप स्पेशल बेबी कोबरा 2016, हार्ड नॉक वाइफ 2018, डॉन वोंग 2022 और सिंगल लेडी 2024 के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। इनमें से आखिरी स्पेशल के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी सीरीज बीफ 2023 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्होंने 1 और गोल्डन ग्लोब और 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते, जिससे वो लिमिटेड सीरीज या फिल्म में मुख्य अभिनय के लिए एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई मूल की महिला बन गईं। वोंग ABC शो अमेरिकन हाउसवाइफ 2016-2021 की कलाकार थीं और उन्होंने 2015 में सिटकॉम फ्रेश ऑफ द बोट के 2 एपिसोड के लिए लेखन का काम किया। उन्होंने एनिमेटेड सीरीज टुका एंड बर्टी 2019-2022 और बिग माउथ 2019-2023 में किरदारों को अपनी आवाज दी है। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ऑलवेज बी माई मेबी 2019 का लेखन और उसमें अभिनय भी किया है। प्रारंभिक जीवन, एलेक्जेंड्रा डॉन वोंग का जन्म 19 अप्रैल 1982 को सैन फ्रांसिस्को के पैसिफिक हाइट्स इलाके में हुआ था। वो अपने परिवार में 4 बच्चों में सबसे छोटी हैं। उनकी वियतनामी मां टैम टैमी वोंग 1960 में दक्षिण वियतनाम, अब वियतनाम के ह्यू से अमेरिका में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आई थीं। उनके चीनी अमेरिकी पिता एडोल्फ्स वोंग 1937-2011 सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे और 30 वर्षों तक कैसर परमानेंटे के लिए एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के रूप में काम किया। 2000 में वोंग ने सैन फ्रांसिस्को में सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वो छात्र निकाय की कक्षा अध्यक्ष थीं। उन्होंने UCLA में एशियाई अमेरिकी अध्ययन में मेजर किया। अपने जूनियर वर्ष के दौरान उन्होंने हनोई, वियतनाम में अध्ययन किया। कॉलेज के बाद उन्होंने फुलब्राइट कार्यक्रम के माध्यम से वियतनाम में अपनी शिक्षा जारी रखी। आजीविका वोंग सैड पीपल टॉकिंग के एक प्रोमो में जून 2012 कॉलेज से स्नातक होने के बाद वोंग ने पहली बार 23 साल की उम्र में स्टैंड अप कॉमेडी में हाथ आजमाया। वो जल्द ही कॉमेडी में करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गईं और एक रात में 9 बार तक प्रदर्शन करने लगीं। 2011 में वैरायटी ने उन्हें देखने लायक 10 हास्य कलाकारों में से एक बताया। इसके तुरंत बाद वो द टुनाइट शो, जॉन ओलिवर के न्यूयॉर्क स्टैंड अप शो और डेव एटेल के कॉमेडी अंडरग्राउंड शो में दिखाई दीं। उन्हें NBC कॉमेडी सीरीज आर यू देयर चेल्सी में नियमित कलाकार के रूप में भी चुना गया और वो चेल्सी लेटली में भी नजर आईं। इसके बाद वो VH1 के बेस्ट वीक एवर और 2013 में MTV के हे गर्ल में दिखाई दीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओलिवर स्टोन की सैवेजेस और फिल्म डीलिंग विद इडियट्स में केट की भूमिका निभाई। 2014 में
वोंग में एबीसी मेडिकल ड्रामा सीरीज ब्लैक बॉक्स में केली रेली और वेनेसा रेडग्रेव के साथ डॉक्टर लीना लार्क की भूमिका निभाई। उन्होंने इनसाइड एमी शूमेर के 3 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। वोंग ने फ्रेश ऑफ द बोट के लिए एक लेखक के रूप में काम किया, जिसका प्रीमियर 2015 में हुआ था। रैंडल पार्क, जो मुख्य कलाकारों में से एक थे, ने वोंग को लेखन भूमिका के लिए सुझाया था। मदर्स डे 2016 को नेटफ्लिक्स ने बेबी कोबरा नामक एक स्टैंड अप स्पेशल रिलीज किया। ये स्पेशल सितंबर 2015 में सिएटल के नेपच्यून थिएटर में फिल्माया गया था, जब वोंग अपने पहले बच्चे के साथ 7 महीने की गर्भवती थीं। न्यूयॉर्क पत्रिका के अनुसार नेटफ्लिक्स पर इस विशेष कार्यक्रम का आगमन एक ऐसा स्टार मेकिंग क्षण है जो सबसे अप्रत्याशित प्रशंसकों के स्वाद को एकजुट करता है। 11 सितंबर 2016 को वोंग ने न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान ओपनिंग सेरेमनी के शो में भाषण दिया और रैंप पर वॉक किया। 2016 में ही वोंग ने एबीसी सिटकॉम अमेरिकन हाउसवाइफ में अभिनय किया, जो 2021 में रद्द हो गया। 2018 में वोंग का दूसरा नेटफ्लिक्स स्पेशल हार्ड नॉक वाइफ रिलीज हुआ। इसे 2017 में टोरंटो के विंटर गार्डन थिएटर में फिल्माया गया था, जब वो अपने दूसरे बच्चे के साथ 7 महीने की गर्भवती थीं। उसी वर्ष उन्होंने ओके केओ लेट्स बी हीरोज के एक एपिसोड में सिट्रस ट्विस्टी, एक सोडा जिनी के किरदार को आवाज दी। वोंग ने 2019 में नेटफ्लिक्स की फिल्म ऑलवेज बी माई मेबी में रैंडल पार्क के साथ अभिनय किया, जिसका निर्देशन नाहनत चका खान ने किया था और जिसे वोंग, पार्क और माइकल गोलामको ने लिखा था। 2019 से 2022 तक वोंग ने नेटफ्लिक्स एडल्ट स्विम के एनिमेटेड सिटकॉम टुका एंड बर्टी में बर्टी को आवाज दी। 15 अक्टूबर 2019 को वोंग ने डियर गर्ल्स, इंटीमेट टेल्स, अनटोल्ड सीक्रेट्स एंड एडवाइस फॉर लिविंग योर बेस्ट लाइफ नामक पुस्तक प्रकाशित की। उन्होंने इसे अपनी बेटियों के लिए एक जीवन मार्गदर्शिका बताया, जिसे वे वयस्क होने पर पढ़ेंगी। इस पुस्तक ने 2019 का गुडरीड्स चॉइस अवार्ड फॉर ह्यूमर जीता। फरवरी 2022 में वोंग ने अपना तीसरा नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल डॉन वोंग रिलीज किया। वोंग ने 2023 की नेटफ्लिक्स ड्रामा कॉमेडी सीरीज बीफ में स्टीवन येउन के साथ सह अभिनय किया और येउन के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। बीफ में अपने प्रदर्शन के लिए वोंग को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। वो इस श्रेणी में गोल्डन ग्लोब जीतने वाली एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री थीं। वोंग ने एक सीमित या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता, जिससे वो इस श्रेणी में मुख्य अभिनय एमी पुरस्कार जीतने वाली एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री बन गईं। अक्टूबर 2024 में वोंग यूट्यूब टॉक शो हॉट वंस में दिखाई दिए। ली जो युन, जन्म 29 दिसंबर 1987, पेशेवर रूप से जोसेफ ली के नाम से जाने जाते हैं, एक अमेरिकी अभिनेता और कलाकार हैं। वो नेटफ्लिक्स लिमिटेड सीरीज बीफ 2023 में अपनी भूमिका के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन मिला। आजीविका ली का जन्म एरिजोना में हुआ और उनका पालन पोषण इंडियाना में हुआ। उन्होंने हाई स्कूल में अभिनय शुरू किया। उन्होंने इंडियाना के पर्ड्यू विश्वविद्यालय में इतिहास में गौण विषय के साथ राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। अभिनय में करियर बनाने के लिए वे 2010 के दशक की शुरुआत में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया चले गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने दिवंगत पिता की विरासत में मिली तस्वीरों से प्रेरित होकर चित्रकला, विशेष रूप से चित्र बनाना भी शुरू कर दिया। हालांकि ये एक शौक के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनके काम को लोकप्रियता मिलने के साथ ही कला उनके करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। 2018 में ली ने दक्षिण कोरिया में ड्रामा सीरीज द मिरेकल वी मेट में एक अभिनेता के रूप में काम किया। ली ने कॉमेडी ड्रामा बीफ में एमी लाओ, अली वोंग के मूर्तिकार पति जॉर्ज नाकाई की भूमिका निभाई, जो 6 अप्रैल 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। उन्होंने एशियाई अमेरिकी जीवन के बहुआयामी चित्रण के कारण शो को ताजगी भरा पाया। 70वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में उन्हें बीफ के लिए सीमित या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। फिल्मोग्राफी। क्रिस्टोफर यंग किम, जन्म 27 अगस्त 1991,
जो पेशेवर रूप से यंग माजिनो के नाम से जाने जाते हैं, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज बीफ 2023 में अपने अभिनय से पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2025 तक वो एचबीओ ड्रामा सीरीज द लास्ट ऑफ अस में जेसी के किरदार में नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। क्रिस्टोफर यंग किम का जन्म मैरीलैंड में हुआ था। वे मैरीलैंड के सिल्वर स्प्रिंग में पले बढ़े, जहां उनके माता पिता कोरियाई अप्रवासी थे। उनकी दो बड़ी बहनें हैं। उनके पिता 16 वर्ष की आयु में कोरिया से संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे। माजिनो के पास ताइक्वांडो में प्रथम श्रेणी का ब्लैक बेल्ट है। उन्होंने मैरीलैंड विश्वविद्यालय बाल्टीमोर काउंटी में दाखिला लिया, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और 2014 में न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग में दाखिला लिया और 1 साल तक प्रशिक्षण लिया। बीफ में अपनी ब्रेकआउट भूमिका से पहले माजिनो 6 साल तक LVMH के फ्रेश में सीनियर बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट थे। आजीविका माजिनो ने 2018 में यंग माजिनो उपनाम को अपने मंच नाम के रूप में चुना। ये नाम माजिनो के कोरियाई मध्य नाम और एक कॉमिक बुक चरित्र उरेक माजिनो के नाम का संयोजन है, जो कोरियाई मानवा कलाकार SIU द्वारा बनाए गए टॉवर ऑफ गॉड से है। माजिनो ने बताया कि उन्होंने एक मंच नाम लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि 2018 में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड में पंजीकरण कराते समय उनके असली उपनाम वाले बहुत सारे अभिनेता थे। स्टीवन येउन के छोटे भाई पॉल के रूप में नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज बीफ में मुख्य भूमिका निभाने से पहले उन्होंने कई लघु फिल्मों और टेलीविजन शो में भूमिकाएं निभाईं, जिसके लिए उन्हें एक सीमित या एंथोलॉजी सीरीज या फिल्म में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जनवरी 2024 में ये घोषणा की गई थी कि माजिनो HBO श्रृंखला द लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 में जेसी के रूप में शामिल होंगे। फिल्मोग्राफी, फिल्म और टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2013। खुदाई नव युवक क्रिस्टोफर किम के रूप में श्रेय दिया गया 2014। मेरा दीवानापन जेमी एपिसोड बेथ और नोआ क्रिस्टोफर किम के रूप में श्रेय दिया गया 2015। स्वर्ग के नीचे खाल क्रिस्टोफर किम के रूप में श्रेय दिया गया 2016। अस्पष्ट जगह बख्तरबंद गार्ड नंबर 2 एपिसोड कोई भी घायल चोर क्रिस्टोफर किम के रूप में श्रेय दिया गया। नियति का राजा संगगुन क्रिस्टोफर किम के रूप में श्रेय दिया गया 2017। नीव मैट 2018। मछली की हड्डियां पीटर किम न्यू एम्स्टर्डम। द्विभाषी इंटर्न नंबर 4 एपिसोड पायलट। डेविड चो जन्म 22 अप्रैल 1976, लॉस एंजलिस के एक अमेरिकी कलाकार, अभिनेता, पत्रकार और पॉडकास्ट होस्ट हैं। चो का काम शहरी संस्कृति और मनोरंजन के विभिन्न संदर्भों में दिखाई देता है। उन्होंने हसलर, रेगन और वाइस सहित कई पत्रिकाओं के लिए चित्र बनाए हैं और लिखा है। उनका एशियाई पॉप संस्कृति वेबसाइट, स्टोर और पूर्व पत्रिका जाइंट रोबोट के साथ निरंतर संबंध है। चोई की अलंकारिक चित्रकलाएं, जो इच्छा, पतन और उत्थान के विषयों का अन्वेषण करती हैं, एक कच्चे, उन्मत्त तरीके से चिह्नित हैं, जिसे उन्होंने गंदी शैली कहा है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चोई का जन्म लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके माता-पिता कोरियाई अप्रवासी और नवजन्मित ईसाई हैं। उन्होंने अपना बचपन लॉस एंजलिस के कोरिया टाउन में बिताया। वो किशोरावस्था से ही सड़कों पर स्प्रे पेंटिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ द आर्ट्स में भी पढ़ाई की। आजीविका। हेनरी डी टूलोज लॉट्रेक की रचना एट द मॉलिन रूस पर आधारित डेविड चो द्वारा रचित स्लो जैम्स का कवर संस्करण। 1996 में चोए ने स्वयं एक ग्राफिक उपन्यास स्लो जैम्स प्रकाशित किया। 1999 में उन्होंने ज़ेरिक ग्रांट के लिए स्लो जैम्स प्रस्तुत किया और 1000 प्रतियों के दूसरे विस्तारित संस्करण को स्वयं प्रकाशित करने के लिए $5000 का पुरस्कार प्राप्त किया, जो 1999 में प्रकाशित हुआ। 2005 में इंटरनेट उद्यमी शॉन पार्कर, जो उनके लंबे समय से प्रशंसक थे, ने उनसे फेसबुक के पहले सिलिकॉन वैली कार्यालय के इंटीरियर में ग्राफिक यौन भित्ति चित्र बनाने के लिए कहा, और 2007 में फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने उन्हें अपने अगले कार्यालय के लिए कुछ हद तक सौम्य भित्ति चित्र बनाने का काम सौंपा।
हालांकि उन्हें लगता था कि फेसबुक का व्यावसायिक मॉडल हास्यास्पद और निरर्थक था, चो ने अपने मूल भित्ति चित्रों के लिए नकद भुगतान के बजाय कंपनी के शेयर लेना चुना। फेसबुक के 2012 के आईपीओ की पूर्व संध्या पर उनके शेयरों का मूल्य लगभग $200 मिलियन था। सैन जोस और सैन फ्रांसिस्को में कई एकल प्रदर्शनियों के बाद चोई को 2005 में सांता रोजा समकालीन कला संग्रहालय में एक एकल प्रदर्शनी का प्रस्ताव मिला। उन्होंने अपनी पहली न्यूयॉर्क एकल प्रदर्शनी गार्डनर्स ऑफ ईडन 2007 में चेल्सी में जॉनथन लेविन गैलरी में आयोजित की। 2008 में उन्होंने अपनी पहली यूके एकल प्रदर्शनी मर्डरस हार्ट लाजाराइट्स गैलरी के लंदन और न्यूकैसल स्थानों में एक साथ आयोजित की। 2008 में चोई और हैरी किम ने एक आत्मकथात्मक वृत्तचित्र बनाया, डर्टी हैंड्स द आर्ट एंड क्राइम्स ऑफ डेविड चोई। उपाध्यक्ष गैविन मैकिनेस और शेन स्मिथ द्वारा उनकी कलाकृति के लिए संपर्क किए जाने के बाद चोई को वाइस पत्रिका के लिए लिखने और कलाकृति करने के लिए नियुक्त किया गया था। चोई और हैरी किम ने वाइस द्वारा निर्मित वेब सीरीज थम्स अप में अभिनय किया, जो 3 सीजन तक चली। ये सीरीज चोई और किम के लॉस एंजलिस से मियामी सीजन 1 और तिजुआना से अलास्का सीजन 2 तक हिचहाइकिंग और मालगाड़ी से यात्रा करने को दर्शाती है। सीजन 3 में वे बीजिंग से शेंज़ेन और मकाओ तक चीन भर में हिचहाइकिंग करते हैं। एक चौथा सीजन जिसमें चोई और किम सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक यात्रा करते हैं, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर लघु वीडियो क्लिप के माध्यम से जारी किया गया था। 2013 वर्तमान 2013 में चोई और एडल्ट फिल्म स्टार आसा अकीरा ने DVDASA नामक एक ऑनलाइन लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट की मेज़बानी शुरू की। इसके अलावा 2013 में चोई ने मेक्सिको सिटी के म्यूजियो यूनिवर्सारियो डेल चोपो में अपने जलरंगों की एकल प्रदर्शनी आयोजित की। व्यापक चिकित्सा और उपचार प्राप्त करने के बाद चोई 2017 में नए कार्यों और लॉस एंजलिस में एक प्रदर्शनी के साथ फिर से उभरे, जिसमें आघात, आत्मचिंतन और पुनर्प्राप्ति की आशा के विषय थे। 2023 में चोई ने नेटफ्लिक्स ड्रामा कॉमेडी मिनी सीरीज बीफ में इसाक चो के रूप में अभिनय किया। उन्होंने एपिसोड 2 से 10 के लिए टाइटल कार्ड भी पेंट किए। धर्मार्थ कार्य 2008 से चोई ने अपने कई कार्यों को दान के लिए समर्पित किया है और विभिन्न संस्थाओं के साथ उनके उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए सहयोग किया है, जिसमें YLE हैती के साथ हैती के लिए धन जुटाना शामिल है, जो वाइक्लिफ जीन द्वारा स्थापित एक संस्था है। द लीडे हैती फाउंडेशन के बच्चों के साथ पेंटिंग करना और APCH में दक्षिण मध्य LA के बच्चों के साथ पेंटिंग करना। विवाद मार्च 2014 में चो ने DVDASA पर कहा कि उन्होंने एक मालिश करने वाली महिला के साथ बलात्कार जैसा व्यवहार किया था। उन्होंने अपने इस बयान का बचाव करते हुए कहा कि पॉडकास्ट मूल रूप से काल्पनिक है। 2017 में जब उन्हें बोवेरी म्यूरल वॉल को चित्रित करने का काम सौंपा गया, तो अन्य कलाकारों ने विरोध किया, जिनमें स्ट्रीट आर्टिस्ट सून भी शामिल थीं, जिन्होंने म्यूरल प्रोजेक्ट में उनके शामिल होने के खिलाफ एक बयान जारी किया। कलाकार जैस्मीन वाही ने म्यूरल के सामने एक प्रदर्शन का सह आयोजन किया और कहा, हमारा उद्देश्य इस विषय को दृश्यता में लाकर बलात्कार संस्कृति के निरंतर सामान्यीकरण के व्यापक विरोध को बढ़ावा देना है। म्यूरल को तुरंत भित्ति चित्रों से विरूपित कर दिया गया। चो ने जवाब में एक बार फिर सार्वजनिक रूप से यौन उत्पीड़न या बलात्कार के किसी भी इतिहास से इनकार किया और अपनी मूल टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। नेटफ्लिक्स ड्रामा कॉमेडी मिनी सीरीज बीफ की सफलता के बाद अप्रैल 2023 में ये टिप्पणियां फिर से सामने आईं। कानूनी मुद्दा 2000 के दशक की शुरुआत में चोई को कथित तौर पर जापान में गिरफ्तार किया गया था, जहां वो एक कला प्रदर्शनी में भाग ले रहे थे, एक पुलिस अधिकारी के साथ कहासुनी के बाद। विभिन्न स्रोत वर्ष 2003 या 2005 बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने 2 या 3 महीने जेल में बिताए। ऑस्कर इजहाक हर्नांडेज एस्ट्राडा, जन्म 9 मार्च 1969, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें हॉलीवुड में लातीनियों किरदारों के बारे में बनी रूढ़ियों को तोड़ने का श्रेय दिया जाता है। वैनिटी फेयर ने 2017 में उन्हें अपनी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2020 में
21वीं सदी के 25 महानतम अभिनेताओं में से एक नामित किया। उनके पुरस्कारों में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल हैं। 2016 में उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। ग्वाटेमाला में जन्मे इज़हाक बचपन में ही अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। किशोरावस्था में उन्होंने एक पंक बैंड ज्वाइन किया, नाटकों में अभिनय किया और एक छोटी भूमिका से फिल्मों में पदार्पण किया। जूलियार्ड स्कूल से स्नातक इज़हाक ने 2000 के दशक में कई फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया। ऑस्कर इज़हाक हर्नांडेज एस्ट्राडा, जन्म 9 मार्च 1949, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले उन्हें हॉलीवुड में लातिनियो किरदारों के बारे में बनी रूढ़ियों को तोड़ने का श्रेय दिया जाता है। वैनिटी फेयर ने 2017 में उन्हें अपनी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2020 में 21वीं सदी के 25 महानतम अभिनेताओं में से एक नामित किया। उनके पुरस्कारों में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल हैं। 2016 में उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। ग्वाटेमाला में जन्मे इज़हाक बचपन में ही अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। किशोरावस्था में उन्होंने एक पंक बैंड ज्वाइन किया, नाटकों में अभिनय किया और एक छोटी भूमिका से फिल्मों में पदार्पण किया। जूलियार्ड स्कूल से स्नातक इज़हाक ने 2000 के दशक में कई फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया। उनकी पहली प्रमुख भूमिका बाइबिल पर आधारित ड्रामा फिल्म द नेटिविटी स्टोरी 2006 में जोसेफ की थी और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म बालिबो 2009 में राजनीतिक नेता जोस रामोस होर्ता का किरदार निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का AATCTA पुरस्कार मिला। रॉबिन हुड 2010 और ड्राइव 2011 में सहायक भूमिकाएं निभाने के लिए पहचान हासिल करने के बाद इज़हाक को म्यूजिकल ड्रामा इनसाइड लेविन डेविस 2013 में एक गायक की मुख्य भूमिका से सफलता मिली, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। इज़हाक का करियर क्राइम ड्रामा अ मोस्ट वॉयलेंट ईयर 2014, थ्रिलर एक्स मशीना 2015 और सुपर हीरो फिल्म एक्स-मेन एपोकलिप्स 2016 में मुख्य भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा। स्टार वॉर्स सीक्वल ट्रिलॉजी 2015-2019 में पो डेमरन की भूमिका से वे वैश्विक स्टार बन गए। इज़हाक ने ऐतिहासिक ड्रामा ऑपरेशन फिनाले 2018 में अभिनय किया, जो निर्माण के क्षेत्र में उनका पहला कदम था। साथ ही साइंस फिक्शन फिल्में एनिहिलेशन 2018, ड्यून 2021 और फ्रैंकस्टीन 2025, क्राइम ड्रामा द कार्ड काउंटर 2021 और एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स 2023 में भी काम किया। टेलीविजन पर इज़हाक ने 3 मिनी सीरीज में मुख्य भूमिका निभाई। शो मी अ हीरो 2015, जिसमें निक वासिको के उनके किरदार ने उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिलाया। सीन्स फ्रॉम अ मैरिज 2021 और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मून नाइट 2022। उनके रंगमंच के कार्यों में रोमियो एंड जूलियट 2007, हैमलेट 2017 और द साइन इन सिडनी ब्रस्टीन्स विंडो 2023 में मुख्य भूमिकाएं शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन ऑस्कर इज़हाक हर्नांडेज एस्ट्राडा का जन्म 9 मार्च 1979 को ग्वाटेमाला सिटी में हुआ था। उनकी मां मारिया यूजेनिया एस्ट्राडा निकोल ग्वाटेमाला की थीं और उनके पिता ऑस्कर गोंजालो हर्नांडेज कानो क्यूबा के थे, जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट थे। उनकी एक बड़ी बहन जलवायु वैज्ञानिक निकोल और एक छोटा भाई पत्रकार माइक है। इज़हाक का परिवार जब वो 5 महीने के थे तब अमेरिका में आकर बस गया था और वे अक्सर देश भर में जगह बदलते रहते थे। बाल्टीमोर, न्यू ऑरलियंस और मायामी में रहते थे, जहां वे अंततः बस गए। इज़हाक 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए। उनके दादा के माध्यम से उनके फ्रांसीसी मूल हैं और वे खुद को कई चीज़ों का एक बड़ा मिश्रण बताते हैं। वो अंग्रेजी और स्पेनिश बोलते हैं। इज़हाक ने दक्षिणी फ्लोरिडा के निजी प्राथमिक विद्यालय वेस्टमिंस्टर क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की। कम उम्र से ही संगीत और फिल्म सामग्री बनाने के प्रति आकर्षित उन्हें मायामी में बड़े होने में संघर्ष करना पड़ा, जो उनके विचार में अपने रूढ़िवादी स्वभाव के कारण कला के लिए एक समृद्ध स्थान नहीं था। जब वो 4 साल के थे
तो उन्होंने और उनकी बहन ने अपने घर के पिछवाड़े में नाटक आयोजित किए। लगभग 10 साल की उम्र में इसहाक ने द एवेंजर नामक एक होम मूवी बनाई, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। उन्होंने स्कूल के नाटकों में भी भाग लिया। उन्होंने 5वीं कक्षा में अपना पहला नाटक लिखा। ये बाइबिल की नूह के जहाज की कहानी पर आधारित था और इसमें एक संशयी प्लेटिपस दिखाया गया था। उन्हें लोगों के सामने प्रदर्शन करने में बहुत आनंद आता था, जो उस समय तनाव से राहत देने वाला साबित हुआ, जब उनके माता-पिता अलग हो रहे थे और उनकी मां बीमार हो गई थी। न्यूयॉर्क शहर की एक इमारत की तस्वीर जो सड़क के दूसरी ओर से ली गई है। इसहाक ने न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल में अभिनय का अध्ययन किया। एक धार्मिक परिवार में पले बढ़े इसहाक एक विद्रोही बच्चा था और स्कूल में शरारत करना पसंद करता था। 2015 के एक साक्षात्कार में उन्होंने याद करते हुए कहा, मैंने जिम में अग्निशामक यंत्र चला दिया, एक भित्ति चित्र को बिगाड़ दिया, बस बेवकूफ़ी भरी हरकतें की। एक बार उनके शिक्षक ने उनकी डेस्क को बाकी कक्षा से एक गत्ते के टुकड़े से अलग कर दिया। अंततः इसहाक को स्कूल से निकाल दिया गया। 1992 में तूफान एंड्रयू ने मियामी में उनके परिवार के घर को नष्ट कर दिया। इसी समय के आसपास उनके माता-पिता का तलाक हो गया और वो अपनी मां के साथ पाम बीच चले गए, जहां उन्होंने एक सरकारी हाई स्कूल में दाखिला लिया। इसहाक को अपना नया स्कूल पसंद आया और उन्होंने एक ट्रेलर पार्क में मिले लड़कों के साथ एक बैंड बनाया। उन्होंने संगीत सीखा, गिटार बजाया और क्वेंटिन टारनेटिनो के काम से प्रेरित होकर घरेलू फिल्में बनाना जारी रखा, खून और कारों से भरी एक्शन फिल्में। इसहाक ने अपने संगीत के वर्षों को एक सीधी सादी जीवन शैली जीते हुए बिताया। 14 वर्ष की आयु में इसहाक और उनके बैंड के साथियों ने एक प्रतिभा प्रदर्शनी में निर्वाणा का गीत रेप मी प्रस्तुत किया और हार गए। उन्होंने सेंटा लूसेस कम्युनिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1998 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसहाक ने द ब्लिंकिंग अंडरडॉग्स नामक एक ईसाई स्का पंक बैंड में शामिल हुए, जिसने ग्रीन डे के लिए ओपनिंग एक्ट के रूप में कुछ सफलता प्राप्त की। इस दौरान इसहाक ने एक कास्टिंग निर्देशक के साथ 2 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया और स्वतंत्र फिल्म इलटाउन 1998 में एक छोटी भूमिका प्राप्त की। मियामी बीच में एरिया स्टेज कंपनी में कलात्मक निर्देशक जॉन रोडास के साथ एक आकस्मिक मुलाकात के परिणामस्वरूप उन्हें मंच पर कई भूमिकाएं मिली। इसके बाद इसहाक ने गैबल स्टेज में जोसेफ एडलर के 2000 के प्रोडक्शन दिस इज अवर यूथ और साइडमैन में भूमिकाएं हासिल कीं। लैटिनो गैंगस्टर के रूप में टाइपकास्ट होने से बचने के लिए उन्होंने ऑडिशन में अपने उपनाम के रूप में इसहाक का इस्तेमाल किया। उनके अपने शब्दों में, मियामी में ऑस्कर हर्नांडेज कहलाना जॉन स्मिथ कहलाने जैसा है। फोन बुक में हमारे नाम के 15 पन्ने हैं। आर्थिक रूप से अपना भरण पोषण करने के लिए उन्होंने उस अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम किया जहां उनके पिता काम करते थे। अपने करियर के चुनाव को लेकर अनिश्चित, इसहाक ने एक समय मरीन में भर्ती होने पर विचार किया। उनके पिता ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन इसहाक ने भर्तीकर्ताओं को मना लिया। परीक्षा देने के बाद इसहाक ने कहा कि वो सैन्य रिजर्व में युद्ध फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जो नौकरी उन्हें नहीं दी गई थी। इसके बजाय उन्होंने मियामी डेड कॉलेज में परफॉर्मिंग आर्ट्स का अध्ययन किया और नाटकों में अभिनय करना जारी रखा। न्यूयॉर्क शहर की यात्रा के दौरान, जहां उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन व्हेन इट्स कॉकटेल टाइम इन क्यूबा में युवा फिदेल कास्त्रो की भूमिका निभाई, उन्होंने जूलियार्ड स्कूल में अध्ययन के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया। वहां छात्र रहते हुए उन्हें मैकबेथ के एक प्रोडक्शन में कास्ट किया गया और उन्होंने फिल्म ऑल अबाउट द बेंजामिन्स 2002 पर काम किया। इसहाक ने 2005 में जूलियार्ड से ललित कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आजीविका मुख्य लेख, ऑस्कर आइजैक की भूमिकाओं और पुरस्कारों की सूची। प्रारंभिक भूमिकाएं 2005-2010। जूलियार्ड से स्नातक होने के बाद इसहाक ने संगीत लिखना जारी रखा और न्यूयॉर्क के छोटे क्लबों में प्रदर्शन किया और द पब्लिक थिएटर में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 2005 में प्रोटियस की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी सेंटर के ब्यूटी ऑफ द फादर के निर्माण में फेडरिको गार्सिया लोरका का किरदार निभाया। वैरायटी के डेविड रूनी ने टिप्पणी की कि उनके व्यंग्यपूर्ण हास्य का समावेश एक स्वागत योग्य हल्कापन प्रदान करता है। 2006 में भी वो टेलीविजन श्रृंखला लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट में संक्षिप्त रूप से दिखाई दिए
और कीशा कैसल ह्यूजेस के साथ बाइबिल पर आधारित महाकाव्य द नेटिविटी स्टोरी में जोसेफ की भूमिका निभाई। ये वेटिकन सिटी में अपना विश्व प्रीमियर आयोजित करने वाली पहली फिल्म थी। एक धार्मिक परिवार में पले बड़े होने के कारण इसहाक का मानना था कि अपने किरदार को जितना संभव हो उतना मानवीय रूप में चित्रित करना और उसे किसी अन्य भूमिका की तरह ही निभाना महत्वपूर्ण था। जोसेफ की पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्होंने द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जीसस द मसीहा नामक पुस्तक पढ़ी। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिली और इसने $35 मिलियन के बजट के मुकाबले $46 मिलियन की कमाई की। द एबॉट्सफोर्ड न्यूज़ के एक आलोचक ने लिखा कि इसहाक ने इस भूमिका में एक ताजगी और संवेदनशीलता लाई, जिसकी आमतौर पर कमी होती है। द ऑस्टिन क्रॉनिकल के टॉडी बर्टन ने इसहाक को मनमोहक पाया, फिर भी सोचा कि उनके चरित्र के निस्वार्थ व्यक्तित्व ने उन्हें अवास्तविक बना दिया। इसहाक ने पब्लिक थिएटर के रोमियो एंड जूलियट 2007 में लॉरेन एम्ब्रोस के साथ रोमियो की भूमिका निभाई। द रिकॉर्ड के माइकल डैनियल का मानना था कि प्रभावशाली रूप से युवा और अनुभवहीन इसहाक एम्ब्रोस के सामने फीका पड़ गया था, लेकिन उसका भाषण उत्साही और व्यवहार जोशीला था। 2000 के दशक के बाकी हिस्सों में इसहाक ने फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। थ्रिलर द लाइफ बिफोर हर आइज 2007, बायोपिक चे 2008, जासूसी थ्रिलर बॉडी ऑफ लाइज 2008 और स्पेनिश ऐतिहासिक नाटक अगोरा 2009। रटगर्स यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में जो 2010 के दशक में उभरते अभिनेताओं के प्रदर्शन का विश्लेषण करती है, रिक वॉर्नर का मानना था कि चे में संयुक्त राष्ट्र दुभाषिया के रूप में इसहाक क्षण भर के लिए दृश्य चुरा लेता है। बालिबो 2009 में जॉस रामोस होर्ता की भूमिका के लिए इसहाक ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का AATCTA पुरस्कार जीता। पॉप मैटर्स के क्रिस बारसांती ने राय व्यक्त की कि उन्होंने अपनी भूमिका को असंभावित आकर्षण के साथ निभाया। स्लैंट मैगजीन के कर्ट ओसेन लुंड के अनुसार बालिबो के बाद इसहाक एक वास्तविक दृश्य चोर बन गए। इसहाक ने 2010 के दशक की शुरुआत फिल्म रॉबिन हुड में खलनायक राजा जॉन की भूमिका से की। तैयारी के दौरान उन्होंने किरदार के बारे में पढ़ा और निर्देशक रिडले स्कॉट के साथ उसे चित्रित करने के तरीके पर विचार साझा किए। उन्हें खलनायक की भूमिका निभाना पसंद था क्योंकि उनके अनुसार इसमें खलनायक को पसंद करने योग्य बनाने की चिंता नहीं होती, जिससे उन्हें अपने चरित्र के अधिक पहलुओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और इसने $200 मिलियन के बजट के मुकाबले $321 मिलियन की कमाई की। कर्ट ओसेन लुंड के अनुसार इसहाक ने रसल क्रो, जिन्होंने रॉबिन हुड की भूमिका निभाई थी, को कुशलतापूर्वक पीछे छोड़ दिया। इस घिसे पिटे किरदार में एक नया चुंबकीय विष लेकर आए। रिक वॉर्नर ने लिखा, अपनी शुरुआती छोटी फिल्मी भूमिकाओं में इसहाक को दिए गए कुछ संवादों का भरपूर उपयोग करते हैं, न केवल मौखिक रूप से बल्कि अपने आकर्षक चेहरे और तीखी निगाहों के माध्यम से भी भावनात्मक जटिलता प्रदान करते हैं। सफलता 2011-2014। 2011 में इसहाक को कई सहायक भूमिकाओं के लिए पहचान मिली। उसी वर्ष उनकी पहली भूमिका जैक स्नाइडर की फिल्म सकर पंच में एक पागल खाने के वार्ड बॉय की थी, जिसके लिए उन्होंने व्यापक मेकअप किया था। इसहाक ने सेट पर अभिनेताओं के सुझावों के प्रति स्नाइडर की खुलेपन की सराहना की। उन्होंने मैडोना की फिल्म VE 2011 में एक सुरक्षा गार्ड की भूमिका निभाई, जो एक समीक्षकों द्वारा असफल रही और ब्रिटिश वोग ने इसे उनकी एकमात्र गलती बताया। हालांकि इंडिवायर के ड्रू टेलर का मानना था कि वह फिल्म के कुछ सराहनीय पहलुओं में से एक थे। इसके बाद इसहाक ने 10 इयर्स में एक संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपना गीत नेवर हैड गाया और निकोलस विंडिंग रेफन के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एक्शन ड्रामा ड्राइव 2011 में एक पूर्व कैदी की भूमिका निभाई। शुरुआत में ड्राइव को लेकर हिचकिचाते हुए उन्होंने रेफन और पटकथा लेखक हुसैन अमीनी के साथ चरित्र के अधिक सूक्ष्म और कम रूढ़िवादी संस्करण पर काम करने के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने इसहाक की अप्रत्याशित बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की प्रशंसा की। मैडिसन डियाज़म ने 2022 में कॉमिक बुक रिसोर्सेज के लिए लिखते हुए फिल्म को तनाव पैदा करने की इसहाक की क्षमता का प्रारंभिक प्रमाण बताया।
ड्राइव ने $15 मिलियन के निर्माण बजट के मुकाबले 81.3 मिलियन डॉलर कमाए। ऑस्कर आइजैक बाईं ओर मुस्कुरा रहे हैं। 2013 में न्यूयॉर्क शहर में फिल्म वोंट बैक डाउन के प्रीमियर पर इसाक। 2012 में इसाक की 4 फिल्में रिलीज हुईं। उनकी पहली फिल्म मैक्सिकन ऐतिहासिक ड्रामा फॉर ग्रेटर ग्लोरी में उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें पसंदीदा सहायक अभिनेता के लिए आल्मा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। कॉमेडी ड्रामा रिवेंज फॉर जॉली में मुख्य किरदार के चचेरे भाई की भूमिका निभाने के बाद इसाक एक्शन थ्रिलर द बॉर्न लेगेसी में दिखाई दिए। निर्देशक टोनी गिलरॉय ने मूल रूप से इसाक को फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए चुना था, लेकिन फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने एक अनजान अभिनेता को लेने से मना कर दिया। इसके बजाय इसाक को एक ब्रेन वॉश किए गए हत्यारे की छोटी सी भूमिका मिली। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। वल्चर की लिज़ी लोगान ने कहा कि इसाक ने बहुत कम स्क्रीन टाइम वाले किरदार को एक जीवंत, सांस लेने वाले, दुखी व्यक्ति में बदल दिया। वोंट बैक डाउन अमेरिकी शिक्षा प्रणाली पर आधारित एक नाटक 2012 में इसाक की आखिरी फिल्म थी। इसे नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और ये बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 2013 में इसहाक ने कोएन ब्रदर्स के ड्रामा इनसाइड लेविन डेविस में 1961 के ग्रीनविच विलेज में एक संघर्षरत लोक गायक की मुख्य भूमिका निभाई। इसहाक ने कोएन ब्रदर्स के प्रति अपने उच्च सम्मान के कारण इस प्रोजेक्ट को स्वीकार किया, जो बदले में उनकी संगीत प्रतिभा से प्रभावित थे। भूमिका की तैयारी में इसहाक ने गिटार बजाने की तकनीक ट्रेविस पिकिंग सीखी और संगीतकारों एरिक फ्रेंडसन और टी बोन बर्नेट के साथ काम किया। निर्माण शुरू होने से पहले इसहाक ने लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए डेविस की तरह व्यवहार किया और कपड़े पहने। फिल्म को सराहना मिली, साथ ही इसहाक के अभिनय को भी, जो उनकी सफलता की भूमिका साबित हुई। द ओरेगोनियन और सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच के आलोचकों ने कहा कि इसहाक ने एक स्टार मेकिंग, भावपूर्ण प्रदर्शन के साथ इस फिल्म को मजबूती दी है। हमें टोटल 2 सेक्शन देखने को मिले हैं, जिनके अंदर 20 एपिसोड टोटल देखने को मिले हैं। और रिलीजिंग डेट की बात कर ले तो 6 अप्रैल 2023 से कंटिन्यू हमें देखने को मिल रही है और अभी तक हमें इसके 2 सेक्शन देखने को मिल चुके हैं। पर एपिसोड लेंथ की बात कर ले तो 40 से लेकर 55 मिनट के बीच में है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेंथ है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है। बाकी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता दी है और सेक्शन 1 पर भी हम वीडियो लेकर आए थे, सेक्शन 2 पर भी हमने वीडियो आपके लिए बना दी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।